ध्यान से सुनना, दो चीजें करवाऊंगा, पत्र और प्रार्थना पत्र, ठीक है। पत्र और प्रार्थना पत्र अंतर होता है लिखने में भी, और उनका जो प्रारूप है उसमें भी अंतर होता है, ठीक है। शब्दों में भी अंतर होता है, लिखने में भाषा शैली का भी अंतर होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो आप अलग अलग समझ सकते हो क्योंकि अलग अलग शब्द हैं, लेटर और एप्लीकेशन। पत्र को तो बोलते हैं लेटर और अर्जी को बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन बोलते हैं तो अलग अलग आराम से पता लग जाता है बच्चों को, लेकिन पत्र प्रार्थना पत्र एक साथ ही बोल देते हैं तो फिर वो थोड़े भ्रमित होते हैं। तो ध्यान से सुनना, सारी बातें बताऊंगा। यहाँ मैं लिखूंगा प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होता है, प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा पत्र का प्रारूप, पत्र लेटर, और यह एप्लीकेशन। प्रार्थना पत्र कह दो या अर्जी कह दो या एप्लीकेशन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। आप स्कूल में अर्जी लिखते हो ना, छुट्टी के लिए अर्जी, हाँ तो वो अर्जी प्रार्थना पत्र ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसकी जो शुरुआत है प्रार्थना पत्र की वो बाईं तरफ से हो जाती है, बाईं तरफ, यहां से, इस साइड से। ये दो पेज मान लो आप, दो पेज, एक पर मैं प्रार्थना पत्र का प्रारूप मॉडल तैयार करूंगा और एक पर पत्र का। तो ये जो पेज है बाईं तरफ और ये दाईं तरफ, तो प्रार्थना पत्र की शुरुआत बाईं तरफ से होगी, ठीक है। और जो पत्र लिखते हैं उसकी शुरुआत दाहिनी तरफ से होगी, ये फर्क है शुरुआत का, ठीक है। तो पहले प्रार्थना पत्र जो आप 2-4 बार लिख चुके हो और छुट्टी चाहिए तो देते हो ना प्रार्थना पत्र, तो वही प्रारूप है। यहां से अपने शुरू करेंगे सेवा में, ठीक है, और कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम, ठीक है। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो कई क्या करते हैं यहां से लेकर फिर यहां शुरू करते हैं, इतनी जगह नहीं छोड़नी। और कई बच्चे मैंने देखे हैं यहां से शुरू करेंगे, फिर वो स्कूल का नाम बड़ा है, अगर पेपर में आ गया बड़ा नाम आ गया ना कोई स्कूल का, तो फिर वो यहाँ छोटा छोटा करके लिखेंगे, खुसड़ फुसड़ करेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू ही क्यों किया था, शुरू यहाँ से जो है ना, यहाँ से करो बस, इतना, इतनी जगह छोड़ो, इसके ठीक यहाँ से इतना ही, एक अंगुल छोड़ो बस, ठीक है। यहीं से लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदय। अब ध्यान दो आप, यहाँ कॉमा आएगा, अल्प विराम, प्रधान यानी बड़ा, मुख्य, और आचार्य, प्रधान आचार्य। ये मैंने आ यहाँ नहीं लिखा, इसके अंदर ही आ गया, ये ए और ए आ होता है ना। तो यहाँ अलग करेंगे तो ये प्रधान, ये आचार्य, प्रधानाचार्य। और स्कूल सीनियर नहीं हो, मिडिल स्कूल हो तो प्रधानाध्यापक। फिर क्या लिखते हैं, आपका स्कूल सीनियर स्कूल है तो आप क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अर्जी जो है, अर्जी प्रार्थना पत्र, ये आप किसकी सेवा में पेश कर रहे हो, पहले तो उसका नाम आएगा यहाँ, ठीक है। फिर प्रधानाचार्य तो हर स्कूल में होता है, आप किस स्कूल की बात कर रहे हो तो दूसरी लाइन आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बहुत होते हैं, तो आप कौन से वाले को, तो तीसरी लाइन आएगी। तो यहां लिखेंगे अपने, जो ध्वनि हुड्डों की ढाणी, कोमा लगा के लिखेंगे अकदड़ा, ठीक है। तो अब ये पूर्णविराम आएगा, यहाँ अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अब ये जहां अर्जी लिखनी है, जिसकी सेवा में देनी है, वो एड्रेस पूरा हो गया, तो पूरा होते ही पूर्णविराम, यहाँ कोमा, यहाँ पूर्णविराम, ठीक है। अब ये तीनों एक सीध में आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, श्रीमान यहाँ से शुरू करते हैं, फिर राज के यहाँ से, अगर यहाँ पेन रखा गया तो यहाँ से, यहाँ रखा गया तो यहाँ से, यहाँ रखा गया तो यहाँ से, यहाँ रखा गया तो यहाँ से, नहीं, एक सुंदर प्रारूप दिखना चाहिए।
कॉपी में जांच करता है ना, वो अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये तीनों एक सीध में आने चाहिए। ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, अब अगर आपको अर्जी देनी है बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग में जेईएन बैठे होते हैं ना, कोई शिकायत होती है तो जेईएन को हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ अभियंता। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे श्रीमान सहायक अभियंता महोदय। अब वो सहायक अभियंता किस डिपार्टमेंट में, तो विद्युत विभाग है। अब विद्युत विभाग तो हर जगह होते हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे हनुमानगढ़ या बाड़मेर। तो इस तरह से तीन एड्रेस के लिए तीन लाइनें बुक होती है पहले से ही। ठीक है, समझ में आ रही है क्या? अब उसके बाद में यहाँ आप जो भी अर्जी लिखना चाह रहे हो, वो उसके लिए आप विषय दोगे। आप क्या दोगे? किस विषय में अर्जी दे रहे हो, वो जो विषय वो यहाँ लिखेंगे आप। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो विषय है ना, ये दो हरी या लाल दो लाइनें होती है, इसके इस साइड में लिख देते हैं कई बच्चे। नहीं, इसी के सेवा में के नीचे आएगा, ये इधर नहीं आएगा। इधर ये जो लाइनें ना, ये तो केवल और केवल प्रश्न उत्तर लिखने के लिए काम आती है। प्रश्न 6 उत्तर, प्रश्न 8 उत्तर। नहीं समझेगा? तो इधर कुछ नहीं लिखना, सेवा में के नीचे विषय आ जाएगा। अब आप किस विषय में दे रहे हो प्रार्थना पत्र, जैसे मान लो आपको छुट्टी चाहिए जरूरी काम के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे जरूरी कार्य होने पर, जरूरी कार्य होने पर अवकाश लेने हेतु, अवकाश होता है छुट्टी, अवकाश लेने हे छोटा तू, हेतु, हेतु मतलब कारण। ठीक है, तो ये आपने विषय दे दिया। अब इसी विषय में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। निवेदन मतलब प्रार्थना। ठीक है ना, प्रार्थना पत्र है ये। तो इसी विषय में जो हमने विषय चुना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बार फिर से श्रीमान जी लिखेंगे, श्रीमान जी, अल्प विराम कोमा आएगा यहाँ। अब यहाँ आगे नहीं लिखेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसका प्रारूप देख लो, ये यहाँ से आगे खाली रहेगा, यहाँ से इधर खाली रहेगा, और फिर ये आगे यहाँ से खाली रहेगा, इतना सा ये खाली रहेगा। यहाँ से शुरू करेंगे उपर्युक्त विषय में, उपर्युक्त विषय में विनम्र यानी विनम्रता के साथ, विनम्र निवेदन है कि, निवेदन है कि। अब है के बाद हमेशा ही छोटी की आता है, सोचने की बात ही नहीं है। और छोटी की कहाँ आता है, जहाँ दो बात, दो उपवाक्य जोड़ते हैं। तो अब मैं क्या निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो तो बात आगे जोड़ूंगा ना, तो यहाँ छोटी की आ गया। बड़ी की कहाँ आता है, संबंध के लिए, राम की गाय, मोहन की भैंस, राजू की बहिन, मोहन की पेंसिल। तो की आता है संबंध दिखाने के लिए, बड़ी की कब आता है, संबंध दिखाने के लिए। ठीक है, रामू की माता, नहीं समझे, संबंध दिखाने के लिए। और ये छोटी की कब आता है, दो बातों को जोड़ने के लिए। ये योजक शब्द है, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। कैसे, मैंने सुना है, अब क्या सुना है वो बात पूरी करूंगा। मैंने सुना है कि सुरेश गिर पड़ा, समझ में आ रही है? जब दो बात जोड़ते हैं तो छोटी की आती है। अब मैं कह रहा हूं उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि, अब ये निवेदन करूं क्या है वो आगे बताऊंगा, तो छोटी की आ गया। और वैसे भी याद रखो, है के बाद छोटी की ही आता है, बड़ी की नहीं आएगा। ठीक है, उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि, अब जरूरी काम है ना, तो लिख दो मेरे घर पर, मेरे घर पर जरूरी कार्य होने के कारण, कार्य होने के कारण मैं कल, तारीख भी डाल सकते हो, कल की तारीख डाल दो, 12/11/24 को विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकूंगा, नहीं हो सकूंगा या रह सकूंगा, इसलिए मुझे एक दिन की,
या ज़्यादा जरूरी काम है तो 2 दिन की, 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब ये आपकी अर्जी पूरी हो गई और यहाँ आप धन्यवाद लिख दो, धन्यवाद। अब सुनो, धन्यवाद के पूर्णविराम लगा दो। पूर्णविराम कब लगता है? जब एक वाक्य पूरा हो जाए। कब आता है पूर्णविराम? पता है ना, एक लाइन एक बात पूरी हो जाए तो पूर्णविराम आ जाता है। तो यहाँ तो आप कहोगे सर ये तो एक ही शब्द है, यहाँ पूर्णविराम कैसे लगा दिया? ये शब्द नहीं है, कई बार एक ही शब्द का पूरा वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ उठो, तो मैंने तो एक ही शब्द बोला ना, उठो। इसका मतलब है अब आप उठ जाइए, तो मैंने शॉर्टकट में ही बता दिया उठो। अब मैं कहूँ बैठो, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला ना, बैठो। ये बैठो का मतलब क्या हुआ? अब तुम बैठ जाओ। तो ये बैठो ही एक पूरा वाक्य है। समझ में आ रही है क्या? अब कोई कहे सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? मैं कहूँ आओ, तो बोला तो मैंने आओ ही है, एक शब्द बोला है, लेकिन यही पूरा वाक्य है, यही पूरा वाक्य है। इसका मतलब है अब आप आ जाइए। तो आओ बोल दिया मैंने शॉर्टकट में ही। तो आओ, बैठो, खाओ, चलो, है ना, ये छोटे छोटे शब्द हैं तो भी ये वाक्य का काम करते हैं, तो ये पूरा वाक्य ही है। तो यहाँ पूर्णविराम आ जाएगा। अब इसके यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब शिष्य है तो कौन सा शिष्य? नाम लगा दो, नाम लिख दो यहाँ, सुरेश, पंकज, मोहन, जो भी आपका नाम है ना, सुरेश। अब कौन सी कक्षा के हो? कक्षा भी यहाँ लिखोगे, कक्षा 6, 7 जो भी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ रोल नंबर लिख देना, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ दिनांक लिखनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, दिनांक यूँ तिरछी लिखते हैं, नहीं लिखनी तिरछी, गंदा मॉडल है वो। यहाँ सीधा लिखोगे आप, सीधा दिनांक लिख दी। अब यहाँ दिनांक लगा दो, तो कैसे लगाओगे? जैसे आप लगाओगे 12 नवंबर 2024, तो 12 नवंबर 24, इतना सा, ये बीच में नवंबर लिख देना, ठीक है। तो ये आपकी अर्जी का एक प्रारूप हो गया। अब ध्यान से सुनो, आपको कोई कहे बीमार होने पर अपने प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को अर्जी लिखो अवकाश लेने के लिए, बीमार होने पर। कुछ नहीं करना, यही मॉडल है। यहाँ आप लिखोगे जरूरी काम की जगह लिखोगे बीमार होने पर अवकाश लेने के लिए, ठीक, इतना ही करना है। अब देखो, उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि कल शाम से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मैं 2 दिन विद्यालय में नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। समझा गई? कर लोगे इतना सा बदलाव? उसके बाद में यही सब। अब सुनो, लड़कियां अगर आप है ना, लड़के तो ये ठीक है, और लड़कियों के लिए यहाँ आपकी करोगे, आपकी, और आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी, तो तब री छोटी कर दोगे, अणी डना अणी बड़ी करोगे, आज्ञाकारिणी। ये री क्या करोगे आप? छोटी, और ये अणी बड़ी करोगे, ठीक है। और यहाँ शिष्य भी नहीं करोगे, शिष्या या करोगे, ठीक। इतना सा बदलाव करना है। अब अगर यूं आए कि आपको पुस्तकालय से पुस्तकें लेनी है तो अर्जी लिखनी है ना, बुक बैंक से। अब आप थोड़ा बदलाव करोगे, यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ये सब कुछ लिख करके यहाँ लिखोगे मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता, और पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों में से मुझे ये पुस्तकें चाहिए, मुझे ये पुस्तक उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस तरह से आप लिख सकते हो। जब हम छोटे थे तब हम अर्जी लिखते थे फीस माफ की, शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति, फीस माफ। आजकल क्या है,
कि सरकार ने सारी स्कूलों में आपकी फीस माफ़ कर दी, फीस नहीं लगती आपकी, और आपके किताबें भी फ्री मिलती है ना, और ड्रेस भी फ्री मिलती है ना। जब हम पढ़ते थे तब फ्री किताबें नहीं मिलती थी, या तो जो विद्यार्थी आगे वाली क्लास में हो गया तो उसकी किताब आधे रेट में ले लेते थे। जैसे मैं 7वीं में हो गया, जो 8वीं वाला लड़का 9वीं में गया तो मैं उससे 8वीं की किताब ले लेता था, उसके जितने भी पैसे लास्ट में लिखे होते हैं उनको जोड़कर आधा कर लेते, आधे रेट में, ठीक है, यूँ खरीदते थे। उसमें अर्जी आती थी लिखने के लिए, शुल्क मुक्ति फीस माफ की अर्जी। तो उसमें कैसे लिखते हैं वो देखो, आजकल तो आवश्यकता नहीं है पर जानकारी तो होनी चाहिए। तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान जी, सब कुछ प्रारूप आएगा, यहाँ लिखोगे आप फीस माफ करवाने हेतु, फीस माफ करवाने हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे अब फीस माफ क्यों करवा रहे हो, कारण देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ लिखोगे उपयुक्त विषय में, यानी फीस माफ करवाने वाले विषय में नंबर निवेदन है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरे 5 भाई बहन और हैं जो इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, मेरे पिताजी सभी की फीस देने में असमर्थ हैं, और श्रीमान जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी पिछली परीक्षा का जो परिणाम है वो उत्तम रहा है और मेरी पढ़ाई में रुचि है। अगर आप फीस माफ नहीं करेंगे तो गरीबी के कारण मेरी पढ़ाई छूट सकती है, अतः मेरी पढ़ाई में रुचि देखते हुए और मेरी गरीबी की हालत देखते हुए मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें, ठीक है। और मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पिताजी के पास फीस इतनी है नहीं, किताबें खरीद नहीं सकते, है ना, तो आप फीस माफ़ करें तो मेरी पढ़ाई जारी रह सकती है। तो इस तरह से करके लिखेंगे, और ये आपकी तीसरा प्रारूप, मतलब तीसरी अर्जी आ गई। 3 समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं बता रहा हूँ पत्र का प्रारूप। पत्र का तो अर्जी यहाँ से शुरू होती है बाईं तरफ से, और पत्र शुरू होता है दाईं तरफ से। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है पता और दिनांक। ध्यान से सुनना कि पता यूं लिखना नहीं है आपको, पता, और लिख भी दिया तो कोई ज्यादा गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पता ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, वो जैसे मान लो आप बाड़मेर में किसान छात्रावास में पढ़ रहे हो, तो यहाँ आप लिखोगे किसान छात्रावास। क्या लिखोगे, किसान छात्रावास, कोमा लगाओगे, और ये है कहाँ, ये बाड़मेर, तो फिर आप बाड़मेर लिखोगे, यहाँ पूर्णविराम लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ तारीख लगाओगे 11 नवंबर, जिस दिन आप लिख रहे हो वो 2024। ये आ गया पता, दिनांक दोनों आ गई दाहिनी तरफ से। भाई यहाँ नहीं लिखेंगे, ये खाली रहेगी, ये यहाँ से ये लाइन खाली रहेगी, ये लाइन खाली रहेगी, ये लाइन खाली रहेगी। यहाँ हमने सेवा में लिखा था ना, तो आगे खाली था ना, इसमें यहाँ लिखेंगे, ये खाली रहेगी, ठीक है। तो पत्र की शुरुआत किस साइड से होती है, दाहिनी तरफ से, और ये बाएं हाथ है ना, ये बाईं तरफ से। ये इतना फर्क है, प्रार्थना पत्र बाईं तरफ से शुरुआत और पत्र दाईं तरफ से, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, पता और तारीख, ठीक। अब देखो यहाँ ये 2 लाइनें, ये ऊपर वाली, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ एक तो आता है संबोधन, एक आता है अभिवादन। अब आपको ये लिखना नहीं है संबोधन अभिवादन, यूं लिखना नहीं है। संबोधन का मतलब क्या है, संबोधन का मतलब है आपको वो पत्र किसको संबोधित करके लिखना है। मतलब आप किसको संबोधन कर रहे हो, मतलब आप किसको लिख रहे हो, मम्मी को लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो, बड़े भाई को लिख रहे हो, गुरुजी को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, ये समझ आ रही है क्या। और फिर जिसको भी संबोधन कर रहे हो, पिताजी को, गुरुजी को, भाई को, दोस्त को, तो उसको अभिवादन कैसे करोगे। ये अभिवादन, जैसे आपको मान लो पत्र लिखना है पिताजी को, ठीक है, तो यहाँ संबोधन अभिवादन यूं मत लिखना भाई। संबोधन पिताजी को करे हो तो सीधा संबोधन कर ही दो, लिखो मत संबोधन, लिख कर ही दो संबोधन। आप क्या लिखोगे, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, कोमा लगाओगे, पूज्य पिताजी।
अब इनका आपको अभिवादन करना है, नमस्ते जो भी आपको करना है। तो आप क्या करोगे पूज्य पिताजी के लिए? यहाँ करोगे चरण स्पर्श प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। अब यहाँ पूर्ण विराम लगा दोगे। चरण क्या होता है बेटा? पैर। चरण क्या होते हैं? अपने कहते हैं तेरे चरण कहाँ है, ऐसे कई बार बोलते हैं ना। तो चरण होता है पैर। स्पर्श क्या होता है? छूना। स्पर्श क्या होता है? तो चरण स्पर्श प्रणाम यानी पैर छूते हुए प्रणाम। चरण स्पर्श प्रणाम, पैर छूते हुए प्रणाम। माता पिता के पैर, गुरुजी के पैर छूते हैं ना, तो चरण स्पर्श प्रणाम, ये उनके प्रति हमारा क्या हो गया? अभिवादन। ऐसे अभिवादन करेंगे। अच्छा, मान लो यहाँ बराबर वाला कोई दोस्त है, उसको लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे पूज्य दोस्त, नहीं लिखेंगे। माता पिता और गुरुजी वही पूज्य होते हैं, दोस्त पूज्य नहीं होता। तो दोस्त के लिखेंगे प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र। अरे दोस्त को लिखना है तो यूं लिखोगे पूज्य दोस्त, तो यहां लिखोगे प्रिय मित्र। ठीक है। देखो संबोधन जो करते हैं ना, वो तीन जनों को करेंगे। या तो जिसको हम संबोधन कर रहे हैं वो हमसे बड़ा है, या हमसे छोटा है, या बराबर वाला है। तो बड़े तो आ गए, बड़ा भाई, बड़ी बहन, दादाजी, नाना जी, मामा जी, है ना, माता पिता गुरुजी। और छोटे कौन हो गए? छोटे भाई। और पिता बनकर कोई लिख रहा है तो बेटा हो गया, उसका बेटी हो गया, है ना। और बराबर वाले कौन होते हैं? दोस्त। बराबर वाले कौन हो गए? तो जिसको अभिवादन करते हैं वो या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। ठीक है। तो बड़ों के लिए तो ये आ गया चरण स्पर्श प्रणाम पिताजी के लिए। और दोस्त है तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। और यहाँ चरण स्पर्श प्रणाम करो, क्या मित्र के पैर छूते हो क्या आप? तो सीधे लिखेंगे नमस्ते। ठीक है, से प्रेम नमस्कार। ठीक है, इतना ही लिखोगे। अभी मैं पिताजी के बारे में संबोधन करके बता रहा हूं। तो यहाँ 2 लाइनें आ गई, संबोधन हो गया पिताजी को, अभिवादन हमने कर दिया, चरण स्पर्श प्रणाम। अब यहां से शुरू करेंगे। ठीक है। और क्या लिखेंगे? जो भी है, जैसे मान लो विषय दे दिया उसने कि आप किसान छात्रावास में हैं, पढ़ रहे हैं, और अपने पिताजी से रुपए मंगवाने हैं, और पिताजी को पत्र लिखो। देखो थोड़ा ज़माना बदल गया, मोबाइल चल पड़े, आजकल फ़ोन करके मंगवा लेते हैं, समझ में आ रही बात है। लेकिन फिर भी लिखना अपनी एक कला है, तो लिखना आना ही चाहिए। पत्र लिखना, बहुत जगह पत्र की जरूरत पड़ती है लिखने की। तो अब सुनो ध्यान से, पिताजी से रुपए मंगवाने हैं, तो आप लिखोगे पूज्य पिताजी चरण स्पर्श प्रणाम। ये जो पत्र होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी आत्मीयता, अपनापन होता है। इनमें फॉर्मेलिटियां होती है, औपचारिकताएं। ठीक है, इनमें थोड़ा अपनापन आ जाता है, पत्र अपनों को लिखा जाता है ना। तो और अर्जी तो किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी को लिखनी पड़ सकती है, उसके साथ हमारे संबंध हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उसमें आत्मीयता, अपनापन नहीं होता, इसमें अपनापन होता है। पिताजी को लिखेंगे, दोस्त को लिखेंगे तो भी अपना दोस्त है, माताजी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, है ना। तो आत्मीयता और अपनापन दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? थोड़ा सा तो यहाँ शुरुआत कर दो कि आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, पढ़कर घर के समाचार मालूम हुए। और 1-2 लाइन अपनेपन की, या कोई बिना औपचारिकता वाली कोई लाइन जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो, बहन सुशीला का बीएड में सिलेक्शन हो गया, ये जानकर खुशी हुई। या बहन सुशीला का आरएएस में सिलेक्शन हो गया, यानी नियुक्ति हो गई या चुनाव हो गया, तो बड़ी खुशी मिली, यूँ लिख सकते हो। ठीक है। फिर आप सीधा ही अपनी बात पर आ जाओ। आपको रुपए मंगवाने ना, तो सीधे तो आप लिख नहीं सकते पिताजी रुपए भेजो, ये तो गलत लैंग्वेज है, गलत भाषा है। पहले आपको कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि पैसे झाड़ी के नहीं लगते। आप मांगोगे, पत्र लिखोगे, 5,000 रुपये भेजो, पिताजी भेज देंगे। फिर आपके तो मन में बैठे बैठे और आ जाएगी कि पिताजी मुझे 2,000 रुपये भेजो, और 10 दिन हुए नहीं, फिर आपके मन में आ गई कि पिताजी 1,000 रुपये और भेज दो। यूं नहीं भेजे जाते, तो आपको कारण देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे आप कि पिताजी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। क्या लिखोगे?
पिताजी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, और मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ किताबें खरीदनी है, तथा एक ड्रेस कह दो, है ना, या तौलिया कह दो, है ना, या कुछ अन्य जरूरी सामान, है ना, खरीदने हैं, इसलिए मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। मुझे ऐसे लिख लोगे ना, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है, यूं लिखना, ठीक है। आप 5,000 रुपये मनी ऑर्डर भी करवाया जाता था उस समय, तो है ना, आप भी करवा सकते हैं। तो मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। यहाँ ध्यान दो, यूं नहीं लिखोगे कृपा करें, पिताजी कोई कृपा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका फर्ज है, भी उनको पता है कि मैंने अपने बेटे को हॉस्टल में भेजा है, तो पैसे तो भेजने पड़ेंगे ना, तो कृपा कर करके थोड़ी मांगेंगे, उनका फर्ज है, वो फर्ज निभाएंगे, उनको भेजना पड़ेगा। हाँ, कष्ट लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि पिताजी भेजते हैं ना, तो उनको कष्ट होता है, यूं ही नहीं झाड़ी के लगे होते हैं जो हिला करके आपको भेज देंगे, कष्ट होता है। कष्ट कैसे होता है, सुनो। अगर पिताजी को घर में फ्रिज लाना है और 10-15 हज़ार रुपये की जरूरत है, आपने 7-8 हज़ार रुपये मांग लिए, तो पिताजी सोचेंगे फ्रिज है, अगले महीने ले आएंगे, बच्चे ने फीस के लिए मांगे हैं या किताब के लिए मांगे हैं, तो पहले उसको भेज देते हैं, तो वो अपनी कटौतियाँ करते हैं, फिर आपको भेजते हैं। नहीं समझ में आई क्या बात है? घर पर कोई सामान लाना है, बीच में ही आपने पैसे मांग लिए, तो उनको पता है कि वो पहले भेजने जरूरी है, उसकी पढ़ाई खराब हो रही है ना, तो फिर वो पहले आपको भेजेंगे, अपने लिए कष्ट सहन कर लेंगे। अगर उनको कूलर लाना है, फ्रिज लाना है, कुछ भी लाना है, या और काम में लेने हैं, तो वो अपना एक बार काम रोकेंगे। नहीं समझाई क्या? आपको भेजेंगे। तो आप यूं लिख सकते हो, भेजने का कष्ट करें, ठीक, कृपा की जरूरत नहीं है, ठीक है। कृपा वहां आती है, अनजान आदमी करते हैं, अपने जो होते हैं ना वो फर्ज निभाते हैं। और एक और है, अभी तो आपको भेज रहे हैं पैसे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और वो बूढ़े हो जाएंगे, तब वो भी कृपा नहीं कहेंगे कि बेटा कृपया मेरी सेवा करें, तब आपका फर्ज है, सेवा करनी पड़ेगी, फर्ज है आपका, पढ़ाया आपको, लिखाया है। तो यहाँ कृपा की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, आप अपना निभाओगे, तब पिताजी कहेंगे नहीं कृपया मेरी सेवा करें, नहीं कहेंगे, वो आपको करनी पड़ेगी, आपका फर्ज है, आपकी नैतिकता है। समझ आ रही बात है? तो ये बात आपकी यहाँ आ गई। अब आप यहाँ लिखोगे मेरी तरफ से माताजी को, अब पिताजी को लिख रहे हो तो माताजी बच गए ना, तो मेरी तरफ से माताजी को चरण स्पर्श प्रणाम कहना, ठीक है। अब माताजी को लिख रहे हो तो यहाँ नीचे लिख देना मेरी तरफ से पिताजी को चरण स्पर्श प्रणाम कहना, ठीक है ना। और घर में छोटी बहन है कोई भी, है ना, तो मेरी तरफ से पिंकी को ढेर सारा प्यार, कोई छोटी बहन है तो ये 2 लाइन, ये क्यों लिखते हैं? अपनापन दिखाने के लिए, है ना। अनौपचारिक होते हैं ये औपचारिक होते हैं, यानी ये फॉर्मेलिटी वाले होते हैं, इनमें फॉर्मेलिटियां नहीं होती, इनमें अपनापन दिखाया जाता है, इसलिए 2 लाइन लिखेंगे अपनापन दिखाने के लिए। इतना ही अंतर है उसमें और इसमें, ठीक है। और लिखने में जो अंतर है वो आपको दिख ही रहा है। अब यहां आप लिखोगे आपका क्या लिखोगे? प्रिय पुत्र, ठीक है ना, प्रिय पुत्र, अपना नाम लिख देना, मोहन, सोहन, जो भी है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया पत्र। अब यहां आप दिनांक नहीं लिखोगे उस तरह से, क्यों? दिनांक यहां आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे तो लिखते हैं पत्र, वैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब पत्र आपको यूं कह दे कि आप अपने आप को सुरेश मानते हुए, किसान छात्रावास बाड़मेर में अध्ययनरत सुरेश मानते हुए अपने पिताजी को या बड़े भाई को पढ़ाई की जानकारी देते हुए पत्र लिखो। तो फिर आप यूँ लिखना, भाई है तो यहाँ लिखोगे आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम, और ये भी लिख दो तो भी कोई गलती नहीं है, सादर प्रणाम। ये मैंने चरण स्पर्श की जगह सादर क्यों रख दिया? मैंने बाप में और भाई में थोड़ा अंतर करने के लिए, है ना, वैसे गलत कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो चरण स्पर्श प्रणाम, यहाँ भाई के लिए सादर प्रणाम लिख दो, कोई बात नहीं है, गलती कुछ भी नहीं है। तो प्रणाम
आप ये लिखोगे आपका समाचार पत्र मिला, समाचार मालूम हुए, है ना। ये थोड़ी सी शुरुआत अपनेपन से कर देना। उसके बाद मूल विषय पर आ जाना। मूल विषय आपका क्या है? छात्रावास की पढ़ाई की जानकारी देनी है। तो आप लिखना कि आप मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मेरी पढ़ाई की चिंता न करें। हम छात्रावास में 50 छात्र हैं और हमारे छात्रावास अधीक्षक जो हैं हॉस्टल वार्डन, तो नाम दे देना कोई, श्री रामेश्वर लाल जी हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमें पिता की तरह, बड़े भाई की तरह लाड प्यार से रखते हैं। और आप लिखना हम 4 बजे हमें उठा दिया जाता है और उसके बाद हम नित्य क्रम करके और 1 घंटा सुबह सुबह पढ़ते हैं। फिर हल्का नाश्ता लेकर नहा धोकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। शाम के समय आते हैं तो 1 घंटा खेल का विषय हमारा होता है टाइम, उसमें हम खेलते हैं। उसके बाद स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर हम खाना वगैरह खाते हैं और रात को सोने से पहले 2 घंटे फिर हम पढ़ते हैं और 10 बजे हम सोने चले जाते हैं। इस तरह से अपनी पढ़ाई की जानकारी देनी है, ठीक है। हमारे छात्रावास में खाने पीने की व्यवस्था ठीक है, बढ़िया भोजन है, अच्छा खान पान, और आप चिंता न करें यूँ करके। और फिर यहाँ आपका छोटा भाई, और लिख देना, भाई को लिख रहे हो तो समझ में आ रही बात। अब एक आपकी जो कार्य पुस्तिका है ना, उसमें है कि अपने बहन की शादी में, अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखो, यूं है। तो फिर आपको यहाँ क्या करना है, अब की बार मित्र को लिखना है। तो आप लिखोगे प्रिय मित्र, नाम दे देना, सुरेश, मोहन, पंकज, जो पेपर में दिया होता है वो लिख देना, नहीं दिया हो तो अपनी मर्जी से लिख देना। तो प्रिय मित्र, और यहाँ क्या लिखोगे, चरण स्पर्श, यहाँ लिखोगे आप सप्रेम नमस्कार, ठीक है। प्रिय मित्र, हाँ नमस्ते, ठीक है। फिर यहाँ आपका मत लिखना, भले मित्र है वो, तो लिख देना तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार मालूम किए। और यहाँ लिख देना तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन प्रमीला का विवाह, जो तारीख होती है ना जिस दिन लिख रहे हो, उससे आगे की 15-20 दिन आगे की तारीख डाल देना। जैसे 10 दिसंबर डाल देना, है ना, आगे की। अब नवंबर चल रहा है तो दिसंबर तो डाल देना, और मार्च में लिख रहे हो तो अप्रैल की तारीख डाल देना, ठीक है ना, आगे की। क्योंकि लेटर भेज देंगे वो वापस आएगा। यूँ तो है नहीं कि शादी वाले दिन ही फ़ोन करेंगे आ जा, एकदम से कैसे आ जाएगा, पहले देनी होती ना सूचना। तो आप तारीख आगे की डाल देना। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन प्रमीला का विवाह आगामी 17 अप्रैल को होना तय हुआ है। और उसके बाद थोड़ी जानकारी दे दो बोली कि उनका रिश्ता जयपुर में तय किया है और होने वाले जीजाजी डॉक्टर हैं, थोड़ा सा बता दो। उसके बाद में लिखो कि आपको इस शुभ अवसर पर पधारना है, आप सपरिवार पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें, ठीक है। और नीचे फिर एक लाइन अपनेपन वाली, वो जो ना यहाँ पिंकी को ढेर सारे प्यार, इस तरह से। तो वहाँ दोस्त को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, पहले तो ये लिख देना मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा को या चाचा चाची को सादर प्रणाम कहना, यूँ लिख दिया, ठीक है। और उसकी कोई छोटी बहन है तो उसके लिए लिखो तो लिख दो भले। और फिर आप यहाँ आपका मत लिखो, तुम्हारा प्रिय मित्र, अब अपना नाम लिख देना यहाँ। तो ये आपको शादी में बुलाने वाली बात हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अभी आप छोटे बच्चे हो तो इतना सा प्रारूप समझ गए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको इसी बहाने मैंने 5 करवा दिए, तो ये 5 आप थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है बीच में। कल आप लिख कर लाना, मैं थोड़ा चेक करूँगा कितना याद रहा, कहाँ गलती कर रहे हो, मॉडल में प्रारूप में कहाँ गलती कर रहे हो और क्या भाषा लिख रहे हो, चेक करूँगा मैं, ठीक।